नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दक्षिण में कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और वहां पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा से थे उनके साथ 8 बड़े नेता कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये दक्षिण में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कुख्यात माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के साथ ही बहुत सारे राज और सवाल दफन हो गए, जिनका जवाब पुलिस को ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं मिलेंगे। सुंदर भाटी का नाम अतीक मर्डर केस में आ गया है, तो अब बड़ा सवाल ये है कि सुंदर भाटी के साथ क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसे एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। उनके साथ 8 बड़े नेता भी भाजपा छोड़ चुके हैं। दक्षिण में भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सबसे ज़्यादा चर्चा शेट्टार को लेकर ही हो रही है। जगदीश शेट्टार 2018 के विधानसभा चुनाव में धारवाड़ जिले की हुबली मध्य सीट से जीते थे। शेट्टर लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 2012 से 13 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 68 साल के शेट्टार 2008 से 2009 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कहा जाता है कि शेट्टार का कित्तूर कर्नाटक इलाके की 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर ज़बरदस्त प्रभाव है। 20 अगस्त 2019 को राज्य की भाजपा सरकार ने उन्हें मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, मंत्री बनाया था। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद जब कैबिनेट को भंग किया जा रहा था, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भविष्य में किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। यह संकेत इस बात का था कि शेट्टार नाराज हो चुके हैं। वो संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। कित्तूर कर्नाटक के इलाके में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है। उनका जनाधार बहुत बड़ा है। शेट्टार राज्य में येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत समाज के नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि राज्य की सत्ता की चाबी लिंगायत समूह के हाथ में है, समाज के हाथ में है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से जो सीट है वो उनकी परंपरागत सीट है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 1994 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद 1996 में बीजेपी के सचिव बना दिए गए थे। 2005 में उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। 6 चुनावों तक शेट्टार जीते हैं और उनके हर चुनाव में जीत का अंतर 25,000 से ज़्यादा वोटों का रहा है। कई सरकारों में अलग अलग मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनकी गिनती कर्नाटक के भाजपा के उन बड़े नेताओं में होती है जिन्होंने इस राज्य में भाजपा को खड़ा किया है। कर्नाटक में लिंगायत समूह जो है वो कई साल से भाजपा को वोट करता रहा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बीएस येदियुरप्पा और दूसरा जगदीश शेट्टार। दोनों लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं और कहा जाता है कि इन्हीं के दम पर भाजपा लिंगायत जो मतदाता हैं उनके बीच अपनी मजबूती बनाए हुए थी। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इसके साथ ही कन्नड़ भाषी राज्य मैसूर अस्तित्व में आया, जिसे बाद में कर्नाटक कहा जाने लगा। राज्य के गठन से ही यहाँ लिंगायत समुदाय का दबदबा रहा है। इसी दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1956 से अब तक कर्नाटक में 8 मुख्यमंत्री लिंगायत समूह के ही बने हैं। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इस समुदाय की अच्छी खासी पकड़ है। अब सवाल यह है कि शेट्टार कांग्रेस में जा चुके हैं, तो क्या लिंगायत समुदाय अब कांग्रेस को वोट करेगा और क्या अगले चुनाव में भाजपा इसका नुकसान उठाएगी। अगर आपसे कहें कि एक चोर जो 2 दिन पहले जेल से छूट कर आया है और वो मुख्यमंत्री के बराबर में बैठ के खाना खाता है और सेल्फी भी लेता है, तो आप क्या कहेंगे। बिल्कुल ये घटना हुई है। ये मध्य प्रदेश की घटनाएं हैं जो अजब है और गजब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी एक जगह है, वहाँ पर आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 142 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए थे। इसके बाद उन्होंने हितग्राहियों के साथ बैठकर खाना भी खाया था। इस दौरान उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा जिसका सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 10 अप्रैल को वो लकड़ी चोरी के मामले में 2 दिन जेल रहकर आया था। अब जब ये मामला सामने आया तो स्थानीय प्रशासन की किरकिरी हो रही है। घटना के फोटो वायरल मैसेज किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम दहनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोतरा में हुआ था। यहाँ पट्टे वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ सहभोज का कार्यक्रम था। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेता नजर आ रहा है।
बताया जा रहा है कि इस आदमी का नाम अरविंद गुप्ता है। खुद मुख्यमंत्री को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जिसके साथ बैठकर वो खाना खा रहे हैं वो 2 दिन पहले जेल से छूट कर आया है। उन्होंने 2 मिनट तक अरविंद के साथ बातचीत भी की, उसकी पीठ भी थपथपाई, लेकिन घटना को लेकर जिला प्रशासन की किरकिरी हो गई। उन्होंने सीएम के साथ बैठकर भोजन करने वालों का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया। शिवराज के कार्यक्रम में जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीओ से लेकर थाना प्रभारी थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल बराबर में बैठकर सट कर बैठकर सहभोज कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, कहाँ से आया है। अरविंद गुप्ता पर 43 नग लकड़ी चोरी करने का आरोप था। 10 अप्रैल को जेल भेजा गया था और वो 2 दिन पहले छूट कर आया था। अब बात करते हैं अतीक और अशरफ की। कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे रह गए हैं, जिनका जवाब पुलिस को चाहिए था, लेकिन अब कोई उन जवाबों को देने वाला है नहीं। ये जानकारी आ रही थी कि अब तक ये माना जा रहा था कि अतीक अहमद प्रयागराज और उसके आसपास के कुछ शहरों में, कुछ ज़िलों में अपना राज चलाता है, उसका उसी तरह का माफिया है। उसकी जड़ें नेतागिरी की शह पर फल फूल रही थी, ये भी माना जाता है। लेकिन पुलिस ने अतीक की रिमांड के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, उससे अतीक के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हो रहा था। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे बताते हैं कि अतीक अहमद की मौत के साथ सबसे बड़ा राज अनसुलझा रह गया। वो था अतीक के पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से रिश्ते थे तो कैसे थे। वे कहते हैं कि जिस तरह अतीक और उसके गैंग के पास विदेशी हथियारों का जखीरा था, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जो संबंध हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से हैं। पुलिस मानती है कि बहुत हद तक तो अतीक अहमद ने अपने नेटवर्क के बारे में पूछताछ के दौरान खुलासे कर दिए थे, लेकिन अभी काफ़ी कुछ जानना ज़रूरी था। जिस आधार पर पुलिस ने अतीक अहमद की रिमांड ली थी, वह बहुत बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक अहमद ने ड्रोन के माध्यम से पंजाब में पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई की बात कही थी। वो कहते हैं कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से हथियार गिराए जाने की भारत में कई घटनाएं हो चुकी हैं। संभव है कि पंजाब के गैंगस्टर और अतीक के बीच भी कोई गठजोड़ रहा हो। सवाल उठते हैं कि आखिर ये गठजोड़ किस तरह का था, किन लोगों से था। इसकी पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब दोनों की मौत हो चुकी है। इस सवाल का जवाब अब कोई नहीं देगा। हथियारों को, जो हथियार आए हैं, उनको कहाँ छिपाया गया है, उसका ठिकाना पंजाब से लेकर देश के किस किस हिस्से में था, ये राज भी अतीक अहमद के साथ ही दफन हो गया है। अतीक के मामले की जांच कर रही एजेंसी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि जिस तरीके से अतीक की अकूत संपत्ति की बात सामने आई है, उसके स्रोत का पता किया जाना जरूरी था, लेकिन अब ये भी पता नहीं चलेगा। अतीक की संपत्ति उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में भी थी। कई और शहरों में भी उसकी संपत्ति होने की बात कही जा रही है। ये भी माना जा रहा है, एक शक है कि अतीक अहमद का अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम से भी मजबूत नेटवर्क रहा है। अबू सलेम को लेकर उसके रिश्ते पहले ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या उस दौर में हुई है जब वो बहुत बड़े खुलासे कर सकता था, इसलिए शक जताया जा रहा है कि उसकी हत्या सुपारी देकर कराई गई हो। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अतीक अब उम्र के इस पड़ाव पे अपने बेटे की मौत के बाद अपने गैंग की कमान किसको देने वाला था, या अब कौन अतीक के गैंग को संभालेगा, या अतीक का गैंग अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी था कि उसके अवैध धंधे में कौन कौन उसके साथ थे, कौन कौन पैसे के लिए काम करते थे, लेकिन अब शायद ये जानकारी भी कभी सामने नहीं आ पाएगी। मैं आपको बता दूं कि अतीक और अशरफ की मौत के तार नोएडा तक जुड़ गए हैं। इसमें सुंदर भाटी, जो यहाँ का माफिया है, उसका नाम सामने आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जिन हथियारों से अतीक और अशरफ की हत्या की थी, वो हथियार सुंदर भाटी ने उपलब्ध कराए थे। पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाली जिगाना पिस्टल का प्रयोग अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में किया गया था। दरअसल जो 3 हत्यारे पकड़े गए हैं अतीक के और अशरफ के, उनमें सनी नाम का एक लड़का है जो हमीरपुर का रहने वाला है।
उस पर 14 मुकदमे हैं। वो सुंदर भाटी के साथ वर्ष 2019 में हमीरपुर जेल में बंद था। वहाँ से उसका सुंदर भाटी गैंग से संपर्क हुआ। सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुंदर भाटी के इशारे पर ही अतीक के हथियारों तक जिगाना पिस्टल पहुंचाई गई। जिगाना एक बहुत आधुनिक हथियार है जिसका प्रयोग कई देश की आर्मी करती है। जिगाना पिस्टल का प्रयोग पंजाब में हुई गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या में भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सुंदर भाटी से की अतीक से क्या दुश्मनी थी और उसने किस लिए ये हथियार उसकी हत्या करने वालों तक पहुंचाए। सुंदर भाटी एक माफिया है, उसमें 62 मुकदमे अब तक दर्ज हैं। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने हरेंद्र प्रधान हत्याकांड में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वो जेल में है। फिलहाल जिगाना पिस्टल का मौके से बरामद होना इस ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते पंजाब और फिर प्रयागराज तक ये पहुंचाई गई। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कुछ दिन पहले अतीक के हत्या के आरोपितों ने जेल में सुंदर भाटी से मुलाकात की थी। इसके अलावा पंजाब के कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी जिगाना पिस्टल सप्लाई में आ चुका है। जांच एजेंसी उसकी भी कुंडली खंगाल रही है। इस पिस्टल की खासियत यह है कि इसमें 17 गोलियां एक बार में लोड हो जाती हैं और इसकी कीमत तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस या दूसरी कोई जांच एजेंसियां सुंदर भाटी से पूछताछ करेंगी? क्या उसका नाम भी अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रचने वाले और कातिलों की मदद करने वालों के रूप में एफआईआर में दर्ज किया जाएगा? अगर ऐसा किया जाता है, एफआईआर में उसे शामिल किया जाता है, तो फिर सरकार उसके खिलाफ क्या और कितना बड़ा एक्शन लेगी, इस पर भी सभी लोगों की नज़र है। सब लोग ये सब जानना चाहते हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। नगर निगम चुनाव को लेकर गाजियाबाद में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन स्थलों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पहले दिन मेयर पद के लिए 5 महिलाओं ने नामांकन पत्र खरीदे, लेकिन आज कोई भी नामांकन पत्र जमा नहीं किया जा सकता है। नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले दिन मेयर पद के लिए मोनिका मित्तल, मीना भंडारी, सुषमा त्यागी, पुष्पा रावत और प्रिया गुप्ता के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे गए हैं। लासना चेयरमैन पद के लिए 5 दावेदार नामांकन पत्र खरीद चुके थे। इनमें डॉक्टर बानो बेगम, जीनत बेगम, डॉक्टर प्रवीण, फलक जहां, अर्शी जहां शामिल हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नामांकन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाया गया है। एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी का कहना है कि नामांकन स्थलों पर शांति व्यवस्था में विघ्न न पड़े, इसको लेकर सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। दिनेश कुमार ने बताया कि नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट, एम्बिगल्स, तहसील जैसे नामांकन स्थलों पर भारी पुलिस तैनात की गई है। इसी क्रम में सर्किल के एसीपी की अगुवाई में 6 निरीक्षक, 15 उप निरीक्षक, 5 दर्जन सीपी, एचसीपी की ड्यूटी लगाई गई है। यही सुरक्षा व्यवस्था लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, खोड़ा नगर पालिका, निवाड़ी, पतला, फरीदनगर, डासना आदि के नामांकन स्थलों पर भी की गई है। गाजियाबाद में चुनाव 11 मई को होगा और मतगणना 13 मई को की जाएगी। इन दोनों ही दिनों पर पार्षदों, सभासदों को वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मेयर, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासदों के लिए प्रचार वाहनों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। इस क्रम में मेयर पद के प्रत्याशी को प्रचार के लिए 5 वाहन, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए 3 वाहन, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों के लिए 2 वाहन निर्धारित किए गए हैं। निगम पार्षद प्रत्याशी 2 और सभासद 1 वाहन से प्रचार कर सकेंगे। मतदान के दिन महापौर पद के प्रत्याशियों को 2 वाहन, परिषद अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष को 1 वाहन की अनुमति होगी। सभासदों को वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में ही कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट गए 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 1 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है और करीब 5,000 रुपये नकद भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस इनकी क्राइम हिस्ट्री निकाल रही है थी और कई 100 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे पुनः जो है ये लुटेरे लूट के ध्येय से आने वाले हैं। इनकी नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान ये पकड़े गए। पूछताछ में इन लोगों ने, जो हम लोगों ने सीसीटीवी से मैच किया है, थाना खोड़ा, थाना इंदिरापुरम और थाना कौशाम्बी के कुल 17 मुकदमों में ये वांछित थे। अनारक्षित सीटों पर सामान्य जाति के प्रत्याशी उतारने की मांग को बल मिल रहा है। विश्व ब्रह्मऋषि महासभा ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर अनारक्षित सीटों पर आरक्षित व्यक्ति को टिकट दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। विश्व ब्रह्मऋषि महासभा के संस्थापक अध्यक्ष बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में ऐसे अनेक वार्ड हैं जो अनारक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि सामान्य सीट पर केवल सामान्य जाति के व्यक्ति को ही टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। बीके शर्मा ने कहा कि अगर कोई सीट ओबीसी है तो वहां ओबीसी जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार से एससी सीट पर एससी जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ऐसे में अनारक्षित सीटों पर सामान्य जाति के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। चुनाव लड़े जहाँ सामान्य सीट हो वहाँ सामान्य को ही मौका दिया जाए, इस विचार को लेकर के आज सभा आपके मध्य आई है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस विचारों को आगे बढ़ाते हुए इस विचारों को बल मिलेगा, और जब विचारों को बल मिलेगा तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। उस बीके शर्मा ने कहा कि देखा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सामान्य सीट पर भी ओबीसी या एससी को टिकट देने का प्रयास करती हैं। यह सवर्ण जातियों के अधिकारों का हनन है। यदि राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में विश्व ब्राह्मण महासभा से जुड़े लोग सजातीय प्रत्याशी को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 16 अप्रैल को खोड़ा में एक आदमी से 2 लोगों ने मारपीट कर लूटपाट की थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोपी आकिब और अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। कि राणा चौक पर ऐसे ही 2 हुलिये के व्यक्ति देखे गए हैं जो कि संभवतः अपराध करने की फिराक में है। तत्काल मौके पर पुलिस ने पकड़कर इनको गिरफ्तार किया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने 16 तारीख की घटना को कबूल किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम जिलों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं आज का आपका ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।